समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव 6 साल पहले यानी 2017 में अपनी बहुमत वाली सरकार गंवाकर 47 सीटों पर आ गए थे, लेकिन अगले ही चुनाव में यानी 2022 में 111 सीटों पर छलांग लगा दी है। अब उनका पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, जिसमें सपा को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। साथ ही भरोसा है कि वही पुराना मुस्लिम और यादव वोट बैंक यानी MY समीकरण उसका साथ देगा, जिसे बीती सदी के आखिरी दशक में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया था। तो दिलचस्प बात यह है कि बीते 3 दशक पहले मुलायम सिंह यादव ने यूपी की इसी MY समीकरण के जो बीज बोए थे वो आज दरख्त बन चुके हैं और अखिलेश यादव को आज राजनीति की ठंडी छांव दे रहे हैं। मुलायम ने कैसे ये समीकरण पैदा किया, कौन से घटनाक्रम रहे जिनसे पिछड़े और मुसलमान एकजुट हो गए और मुलायम सिंह यादव इतने बड़े नेता बन गए, साथ ही मुसलमानों को अपनी तरफ वो कैसे अपनी तरफ रिझाने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस पूरे समीकरण को बनाने में मुलायम सिंह यादव को बहुत कम समय लगा। दरअसल 1990 में 2 प्रमुख घटनाक्रम हुए। केंद्र की VP सिंह सरकार ने साल 2090 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया। इस घोषणा के बाद देश में आरक्षण का विरोध शुरू हो गया। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। बतौर मुख्यमंत्री वो सरकार चला रहे थे और इस आयोग की सिफारिशों का खुला समर्थन कर रहे थे। आरक्षण विरोधी आंदोलन को सख्ती से निपटाने या दबाने के आदेश दिए जा चुके थे। मुलायम ने इस दौरान अपर कास्ट की दूरी और नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। वहीं पिछड़ों, खासकर यादवों में अपनी पैठ तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। यूपी में पिछड़ी जातियों में कुल आबादी की बात करें तकरीबन ये 45% है और उनमें से ज्यादातर यानी 9% यादव हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। एक तरफ आरक्षण का मामला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूपी में राम मंदिर आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। सितंबर 2090 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल चुके थे। राम मंदिर आंदोलन को लेकर मुलायम सिंह यादव का स्टैंड बिल्कुल साफ था। वो बीजेपी के विरोध में सेकुलरिज्म की वकालत में खड़े हुए थे। यहाँ रणनीति साफ थी कि एक तरफ भाजपा राम मंदिर आंदोलन के रास्ते हिंदुत्व को जोड़ने का प्रयास कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव इसका खुला विरोध कर रहे थे और वो बाबरी के पक्ष में आ गए थे, जो कहीं ना कहीं यूपी में तकरीबन 19% मुस्लिम वोट बैंक के लिए भावनात्मक मुद्दा था। मुलायम सिंह यादव ने इस दौरान किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। यही नहीं, आडवाणी का यूपी में रथ प्रवेश न कर सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम थे। बाकायदा देवरिया में उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई थी। मुलायम ने अयोध्या की सीमाओं को सील करवा दिया था। सभी DMO को यह निर्देश दिया जा चुका था कि अपने अपने जिलों से निकलने वाले कार सेवकों को वहीं रोक लिया जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां उस वक्त बीजेपी की सरकारें हुआ करती थीं, वहां यूपी बॉर्डर पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई थी। इसके बाद 30 अक्टूबर को अयोध्या में एक कांड हुआ और यह कांड था गोलीकांड, जिसके बाद अयोध्या रक्त रंजित हो गई। बड़ी संख्या में कार सेवक मारे गए। अयोध्या की सड़कें खून से लाल थी। पुलिस सीधे गोली मार रही थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव को राम भक्तों का दुश्मन बना दिया था और मुल्ला मुलायम के पहली बार नारे पूरी अयोध्या समेत पूरे यूपी में गूंज रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने इसी गोलीकांड का सालों तक राजनीतिक लाभ लिया। मुसलमानों के बीच गहरी पाइप बना ली। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि अयोध्या के गोलीकांड को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अयोध्या की सड़कें कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी। मंदिरों में घंटा घड़ियाल बंद पड़े थे। मंदिरों में शाम का भोग नहीं लगाया गया था, ना ही आरती हुई थी। फायरिंग के बाद का दृश्य हिला देने वाला था। अयोध्या में चारों तरफ शोक और उत्तेजना थी। फैजाबाद के आम नागरिक सड़कों पर उतर आए थे। अगली सुबह सरकारी अफसरों और सैन्य अधिकारियों की पत्नियां कमिश्नर आवास को घेरे खड़ी थी। कमिश्नर मधुकर गुप्ता अपना आवास छोड़कर भाग चुके थे। अगर इसके आगे की बात करें तो अयोध्या में इस गोलीकांड के फौरन बाद ही दिल्ली में भी एक बड़ा सियासी घटनाक्रम चल रहा था। एक तरफ आडवाणी की गिरफ्तारी और अयोध्या मसले पर बीजेपी ने जनता दल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ VP सिंह के विरोधी चंद्रशेखर ने जनता दल ही तोड़कर अलग समाजवादी जनता पार्टी बना ली थी। यहां मुलायम सिंह यादव ने VP सिंह से अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया और चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर को केंद्र में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया।
वहीं दूसरी तरफ यूपी में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद 1991 के चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर का लाभ मिला और उसने बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन साल भर बाद ही 1992 में बाबरी विध्वंस हो गया और कल्याण सिंह ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इस उम्मीद में सत्ता छोड़ी थी कि राम लहर में उसे फायदा होगा, लेकिन अब तक मंडल कमीशन अपना खेल दिखा चुका था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी। वहीं मुलायम सिंह यादव अब अपनी समाजवादी पार्टी के मुखिया बन चुके थे। इसके लिए यादवों के साथ मुस्लिम वोट बैंक बड़ा आधार बन रहा था। इसी मुस्लिम यादव गठजोड़ को आगे MY समीकरण कहा गया, जो आज तक समाजवादी पार्टी की मुख्य रीढ़ बना हुआ है। मुलायम के बाद अखिलेश के साथ भी ये समीकरण लगातार खड़ा हुआ है और इसी समीकरण की वजह से उन्हें ये लग रहा है कि यूपी में अच्छा प्रदर्शन करके 2024 में वो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं और अगर कुछ उलटफेर हुआ तो उसमें भी उनकी महती भूमिका हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।